ध्यान रखना पड़ेगा जो हम लोग डिस्कस पे करने जा रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों को सरकार ने टारगेट किया है। दूसरा, सरकार ने कुछ पॉलिसीज़, ठीक है, कुछ नए कदम उठाए हैं जो इस बजट में जो बिल्कुल नया है, और कुछ है जो पहले ही उठाए गए थे लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू करेगा। तो जब आप कवर करेंगे तो दोनों को, यानी जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों, मैं एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ और एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो बजट के जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं वो बेसिकली 5 या 6 है मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि पहले आपको जानना पड़ेगा कि साधन, देखिए, और ये सब कुछ आपके बजट में मेंशन है। सबसे जो पहला उद्देश्य है कि डिजिटल गवर्नेंस, आपने सुना होगा, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की आसान डिलीवरी, यानी डिजिटल गवर्नेंस। हम लोग बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो गवर्नेंस का काम है, ये आपका जो पॉइंट है वो गवर्नेंस से संबंधित है। यानी सरकार अब जो है मूव कर रही है डिजिटल गवर्नेंस की तरफ। तो डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा जो है सेवाओं की आसान डिलीवरी, यानी कि जो तंत्र है, हमारे सरकारी तंत्र है या जो भी इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो आम लोगों को अब सेवाओं का जो है, देखिए, किसके जारी देंगे, आसानी से डिलीवर किया जाएगा, और वो भी डिजिटल के रूप में, यानी चीज़ें अब काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो पहला जो बजट का मेन उद्देश्य है वो है डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की आसान डिलीवरी, बहुत अच्छा कदम है। उसके बाद जो दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिए, आप देखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका की है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे आज कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा कदम उठा गया है, और अगले 5 साल में 103 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के करीबन हर एक क्षेत्र को कवर किया जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दुरुस्त होगा तभी जो है भौतिक गुणवत्ता जो है उसमें सुधार आएगा, और लोगों के लिए जो कहा जाता है ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन सरल बनाना, जो बजट का मेन उद्देश्य है, तो उसमें सुधार मिलेगा। तीसरा आपका जो है आपदा समुत्थान शक्ति के लिए, यानी डिजास्टर, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारी समस्या जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट की। इनफैक्ट हमारी समस्या ही जो है वो मैनेजमेंट की है, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि इंडियंस आर नॉट गुड मैनेजर्स। जब भी बात मैनेजमेंट की आती है हम पूरी तरह फेल कर जाते हैं, चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो फूड मैनेजमेंट हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजमेंट हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो। तो बात आती है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को अब बहुत ही सीरियस लिया गया है। अब किस चीज़ का आपदा प्रबंधन, किस चीज़ से संबंधित? तो हम बात कर रहे हैं भूकंप की, हम बात कर रहे हैं बाढ़ की, हम बात कर रहे हैं किसी तरह का प्राकृतिक आपदा। तो वहाँ पे भी देखा गया है कि समय पे, ठीक है, हम फेल कर गए हैं, हम चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर पाए। तो यहाँ तो एक समस्या है। अब एक समस्या जो बड़ी है कि जैसे भारत जो है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहा है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा बिजली का उत्पादन या जो न्यूक्लियर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो लगाना एक अलग चीज़ है, ठीक है, और अगर उसमें किसी तरह की समस्या आ जाए तो उसको हैंडल करना, ठीक है, उसका प्रबंधन करना, ठीक है, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आपने देखा कि न्यूक्लियर जो इस तरह की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें जो विकसित देश हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सक्षम हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं। आपने देखा होगा जापान में जो फुकुशिमा में प्रॉब्लम हुआ, तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा सक्षम है, लेकिन जापान भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। तो इस संदर्भ में जो सरकार कहती है कि आपदा प्रबंधन के जरिए जोखिम को क्या करना, न्यूनतम करना, बहुत अच्छा कदम है। और भारत में समय पे सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन जब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो हम काफ़ी हद तक विफल रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी तो दूर की बात है, अगर आपको याद हो भोपाल गैस कांड, ठीक है, जहाँ पे मीथेन गैस का रिसाव हुआ था, तो वहाँ पे भी हम उससे मैनेज नहीं कर पाए, सारे लोग प्लांट छोड़ के भाग गए, ठीक है। तो न्यूक्लियर, तो यहाँ पे हमें जो है बड़े स्तर पे काम करना होगा, और ग्लोबल पार्टनरशिप, क्योंकि हम जो है अकेले सक्षम नहीं है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात सरकार कर रही है, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपदा प्रबंधन को लेकर के, ठीक है, सरकार ने अपनी नीतियाँ बनाई हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो आगे आप चर्चा करेंगे। तो ये जो था आपका तीसरा। उसके बाद जो है पेंशन और बीमा के जरिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा के जरिए सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। सामाजिक सुरक्षा जो है हमारे, ठीक है, एक प्रमुख जो है समस्या है। तो जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे पेंशन स्कीम, सरकार का जो पेंशन स्कीम है, और साथ साथ जो बीमा का जो कंसेप्ट है,
इसको ज़्यादा हद तक फैलाना, यानी कि पूरे इंडिया को कवर करना, जिससे कि सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे लोग सुरक्षित रहें। तो ये हमारा जो है चौथा उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य है कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% पे लाना। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है वो जीडीपी के 3% के बराबर है। ठीक है, जो पिछले साल काफ़ी हद तक हम फेल कर गए, क्योंकि जो बजट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल का भी जो टारगेट था वो जीडीपी का 3.5%, लेकिन जो वास्तविकता में ये जो घाटा हुआ वो 3.8% के आसपास है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है, ये भी हमारा एक मेन लक्ष्य है कि जीडीपी के 3.5% तक उसको रखना। और छठा जो है जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के कारण जो है उपभोग व्यय में कमी आने के कारण जो मांग में कमी आई है, जिससे अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है, उसको दोबारा से क्या करना, रिवाइव करना। तो ये 6 हमारे अहम उद्देश्य हैं। और मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि आप ओरिजिनल बजट पढ़ें, जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करें, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक जो है तरीका से पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे पेपर्स में उसको हेल्प मिलेगा। तो 6 उद्देश्य हैं। लेकिन बजट की हम बात करें तो इस बार का जो बजट है वो 3 उसके विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, इस बार का जो बजट है 3 के आसपास घूमता है। सबसे पहला है महत्वाकांक्षी भारत। ठीक है, 3 प्रमुख उद्देश्य है, 3 प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख जो है, ठीक है, थीम है, इसके थीम है, उद्देश्य है। ये जो मेन थीम है ये है 3। सबसे पहला है महत्वाकांक्षी भारत। भारत जिसको आप कहेंगे, उसके बाद है सबके लिए आर्थिक विकास। सबके लिए आर्थिक विकास, सबके लिए आर्थिक विकास। तो ये जो आपका मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बजट के मेन थीम है। ठीक है, मेन थीम है, और इसी के आसपास, इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने बजट बनाई है। और तीसरा है सबके लिए ये दूसरा हो गया, सबके लिए आर्थिक विकास। और आपका जो है तीसरा है वो है हमारा समाज संरक्षित होगा। हाँ, नहीं, हमारा समाज संरक्षित होगा, हमारा समाज संरक्षित होगा या संरक्षण होगा। ठीक है, संरक्षण होगा। ठीक है, ये 3 जो है बेसिक थीम है, और इसी 3 को हमारा पूरा बजट कवर करता है। अब तीनों के तहत सरकार ने बहुत सारे क्षेत्रों को कवर किया है। तो हमारा बजट इस 3 थीम के आसपास घूमता है। पहला महत्वाकांक्षी भारत, पहला महत्वाकांक्षी भारत, जिसमें आप देखें किन किन चीज़ों को कवर किया गया है। महत्वाकांक्षी भारत में सबसे पहले आता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि महत्वाकांक्षी भारत और सबका, ठीक है, सबके लिए आर्थिक विकास और हमारा समाज संरक्षण होगा। ये 3 है हमारे प्रमुख थीम। और इसके अंतर्गत, हर एक के अंतर्गत आप देखें किन किन चीज़ों को कवर करता है। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं महत्वाकांक्षी भारत। ठीक है, महत्वाकांक्षी भारत। तो महत्वाकांक्षी भारत में के अंतर्गत 3 चीज़ों पे सरकार ने कवर किया है। एक एक करके हम लोग देखें, फिर उससे संबंधित इसके अंतर्गत भी 3 चीज़ें हैं और इसके अंतर्गत भी 4 चीज़ें हैं, यानी तकरीबन 10 क्षेत्र हैं। 10 क्षेत्रों को सरकार ने क्या किया है, कवर किया है। एक एक करके हम लोग शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं किस पे, महत्वाकांक्षी भारत। ठीक है, सबसे पहला जो थीम है वो है महत्वाकांक्षी भारत। महत्वाकांक्षी भारत। ठीक है, तो इसके तहत, ठीक है, सरकार ने 3 क्षेत्रों को कवर किया है। यानी पहला आपका जो है वो है आपका कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। ठीक है, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। फिर से देखें, यानी महत्वाकांक्षी भारत के तहत 3 क्षेत्रों को सरकार ने क्या किया, कवर किया है। पहला आपने लिखा कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। उसके बाद वेलनेस, दूसरा है वेलनेस, जल और स्वच्छता। वेलनेस,